हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियोस में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 हिस्ट्री का, सोशल साइंस का। इस वीडियो में होंगे नोट्स प्लस फुल एक्सप्लेनेशन। क्लास 9 के इस सेकंड चैप्टर का नेम है सोशलिज्म इन द यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। जैसे कि बहुत बच्चे डिमांड करते हैं कि लॉन्ग नोट्स चाहिए, तो इस वीडियो में लॉन्ग नोट्स होगा, प्लस हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ के आए हैं क्या, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसका क्या इम्पैक्ट रहा। मैनी सोशल चेंजेस वर टेकिंग प्लेस इन द यूरोप इन द 18th सेंचुरी। ये बात हमने वहाँ पे भी पढ़ी थी, तो उससे थोड़ा रिलेटेड है कि बहुत सारे सोशल चेंजेस यूरोप में होने स्टार्ट हो गए थे 18th सेंचुरी में। द फ्रेंच रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड द पीपल विद द आइडियल्स ऑफ द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड द जस्टिस। और इंडिया में भी और यूरोप में भी मतलब लोग इस आइडिया से, लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस के आइडिया से जो थे इंस्पायर थे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो देरोजियो थे, यही इन आइडियाज़ को बेसिकली मतलब इनको इंस्पायर करना इन आइडियाज़ से लोगों को। और राजा राम मोहन रॉय भी थे, वो इस सिग्निफिकेंस बताते थे, क्या इंपॉर्टेंस है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, आप ये सीख रहे हो, उसका क्या इंपॉर्टेंस आप अपने कंट्री में ला सकते हो उस चीज़ को। मैनी पीपल हैड द डिफरेंट व्यूज अबाउट हाउ द गवर्नमेंट शुड वर्क एंड अबाउट द राइट्स ऑफ द पीपल। अब लोगों के पास क्या था, बहुत ही अलग अलग व्यू था कि कैसे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए और लोगों के राइट्स के बारे में कैसे गवर्नमेंट इंक्लूड कर सकती है लोगों के राइट्स। While some people wanted the establishment of the democratic principles, the others supported the monarchical form of the government. अब कुछ लोग क्या थे, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के बेसिस पे चाहते थे गवर्नमेंट बने, और कुछ लोग मोनार्कियल फॉर्म में कि हाँ राजा वाला सिस्टम फॉलो हो। तो अब हम देखेंगे तीन तरीके के लोग, लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स एंड रेडिकल्स। सबसे पहले लिबरल्स देखते हैं। दे वांटेड अ चेंज इन द सोसाइटी। ये वाली चीज़ आपको हाईलाइट कर लेनी है कि ये लोग क्या चाहते थे, सोसाइटी में चेंज चाहते थे। लिबरल वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। लिबरल्स एक ऐसा नेशन चाहते थे कि जो सारे रिलीजन्स को टॉलरेट कर सके। लिबरल ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूलर्स। और लिबरल्स क्या करते थे, अपोज करते थे जो अनकंट्रोल पावर है, जो डायनेस्टिक रूल वगैरह हो नहीं जाता था कि हाँ इस राजा ने मार के ये चीज़ कर ली, तो ये जो अनकंट्रोल पावर है इसको ये अपोज करते थे। दे वांटेड टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। और वो मतलब जो भी राइट्स है इंडिविजुअल के गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उनको प्रोटेक्ट करना। दे आर्ग्यूड फॉर द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ये चाहते तो, अगर हम इससे पता चल रहा है, रिप्रेजेंटेटिव और एक इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहते थे। सपोर्टेड फॉर द वेल ट्रेन्ड जुडिशरी दैट वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलर्स एंड द ऑफिशियल। एक वेल ट्रेन्ड जुडिशरी जो कि डिपेंड ना करे रूलर्स और ऑफिशियल्स पे, उनके खुद के डिसीजंस हो सही और गलत पे। However, they were not Democrat, but वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। They did not believe in the universal adult, यहाँ पे adult कर लीजिएगा, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में नहीं बिलीव करते थे, जो कि हर सिटीजन का राइट है वोट करने के लिए। इसीलिए ये डेमोक्रेट्स नहीं थे। ये कारण जो इनको डेमोक्रेट बनने से हटा देता है। बाकी जो चीज़ें थी, आइडियाज थे, वो मैच करते थे इनके। दे फेल्ट मैन ऑफ द प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। मतलब वो मानते थे कि जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिस भी आदमी के पास, वही सिर्फ वोट कर सकता है। दे ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट टू वोट फॉर द वुमेन। और वो ये भी नहीं चाहते थे कि वुमेन्स वोट करें, ठीक है। वन पर्सन वन वोट वाली चीज़ होती, बट वन पर्सन भी कौन रहेगा, जिसके पास प्रॉपर्टी है। अब रेडिकल्स देख लेते हैं। रेडिकल्स वॉन्टेड अ नेशन इन विच द गवर्नमेंट वॉज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। अब रेडिकल्स एक ऐसा नेशन चाहते थे, मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट किस पे बेस्ड हो, मेजोरिटी, मतलब जो भी कंट्री की पॉपुलेशन जो भी मेजोरिटी में हो उसी की गवर्नमेंट आए। मैनी सपोर्टेड वुमेन्स सफरगेट मूवमेंट्स। और बहुत लोग जो है वुमेन्स का सफरगेट मूवमेंट फॉलो करते थे। इसका मतलब होता है कि वो चाहते थे कि वुमेन्स भी वोट करें। दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ द ग्रेट लैंड ओनर्स एंड द वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। और ये जो प्रिविलेजेस मिलते थे लैंड ओनर्स और वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स को, इसको अपोज करते थे। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, बट इट्स लाइक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे कि हाँ एक खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी होना, बट वो ये चीज़ को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे कि हाँ मतलब सारा प्रॉपर्टी जो है वो किसी बहुत ही कम लोगों के हाथ में, एंड सारा प्रॉपर्टी बस उन्हीं लोगों, चंद लोगों के हाथ में। अब हम बात करेंगे कंजर्वेटिव्स की। कंजर्वेटिव्स वर अपोज टू द रेडिकल्स एंड लिबरल्स। अब कंजर्वेटिव्स जो थे वो एकदम उल्टे थे किसके, रेडिकल्स और लिबरल्स के। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन देयर माइंड्स टू द नीड फॉर द चेंज। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या होता है कि कंजर्वेटिव्स भी जो है अपना एकदम माइंड चेंज कर देते हैं कि हाँ हमें चेंज चाहिए। By the 19th century, they accepted that some change was inevitable, but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process. अब क्या था कि वो ऐसा समझते थे कि मतलब कुछ लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि चेंज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब चेंज आना ही चाहिए। बट वो ये चीज़ बिलीव करते थे कि हाँ पास्ट को भी रिस्पेक्ट करना है, मतलब एकदम से चेंज लाना ऑब्वियसली बात है पॉसिबल नहीं है, बट स्लो प्रोसेस के थ्रू धीरे धीरे चेंज लाया जाए।
इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन देखते हैं। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फर्स्ट बिगेन इन द 18th सेंचुरी इन द इंग्लैंड। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? इंग्लैंड में, और 18th सेंचुरी में शुरू हुआ था। लेटर इट स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप, और बाद में यूरोप के बाकी पार्ट्स में भी फैला था। Industrialization also resulted in the large-scale migration of the people from the villages to cities in the search of work opportunities. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है? बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनना। तो मतलब एक इंडस्ट्रीज के चलते, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब यही हुआ कि इंडस्ट्रीज बनना स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग माइग्रेट करना शुरू हुए विलेज से सिटीज की तरफ। क्यों? क्योंकि काम के सिलसिले में कि हाँ हमको काम मिलेगा वहाँ पे जाके। मैनी वर्कर्स वर्कड इन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मतलब कैसे भी काम करने के लिए राजी थे। वर्कर्स वर्कड फॉर द लॉन्ग आवर्स एट एक्सट्रीमली लो वेजेस, जैसा कि मैंने बताया कि मतलब बहुत 12-12 घंटे, ठीक है, मतलब 24 घंटे हैं, उसमें से आप 12 घंटे काम करने में निकाल दे रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग आवर्स तक काम करना और बहुत ही कम वेजेस पे। हाउसिंग एंड द सैनिटेशन फैसिलिटीज़ वर नॉट गिवन टू द वर्कर, यहाँ तक कि मतलब कोई साफ सफाई नहीं थी, कोई घर वगैरह नहीं दिया जा रहा है आपको पर्सनली कि हाँ आप यहाँ रहो, ठीक है, वो भी नहीं दिया जाता था वर्कर्स को। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज ऑल्सो ग्रोइंग, और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही थी। मतलब सोचो इतने लोगों के माइग्रेट करने के बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट एक था, एक इशू। अब देखते हैं नेशनलिस्ट का क्या रोल था यहाँ पे। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया दे बिकेम द रिवोल्यूशनरीज एंड वर्कड टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क। अब ये जो नेशनलिस्ट जो थे, मतलब फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया में, ये एक तरीके ये एज अ रिवोल्यूशनरीज उभर के आए कि हाँ हमें जो मोनार्क है, जो एग्जिस्ट कर रही है मोनार्क, इसको हटाना है। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ द रिवोल्यूशंस दैट वुड क्रिएट नेशंस वेयर ऑल द सिटीजन्स वुड हैव द इक्वल राइट। अब नेशनलिस्ट ये रेवोल्यूशन क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो चाहते थे कि ऐसा नेशन हो जहाँ पे सिटीजन्स के पास इक्वल राइट्स हो। द लंडन पुअर इन द मिड 19th सेंचुरी एज सीन बाय द कंटेम्प्रेरी राइट्स। जो लंदन में पुअर लोग थे मिड 19th सेंचुरी में, वो ऐसा मानते थे कि ये सब एक कंटेम्प्रेरी राइट्स हैं जो हमें मिलने ही चाहिए। आफ्टर 1815 ग्यूजीप मजीनी एन इटालियन नेशनलिस्ट, और 1850 के बाद ये जो ग्यूजीप मजीनी थी एक इटालियन नेशनलिस्ट थी। गिजीप मजीनी एंड इटालियन नेशनलिस्ट, ये भी पॉलिटिशियन थी, जर्नलिस्ट थी और लोगों को इंस्पायर करने का काम करती थी। अब देखेंगे द कमिंग ऑफ द सोशलिज्म इन अ यूरोप। अब सोशलिज्म कैसे यूरोप में आया? बाय द मिड 19th सेंचुरी इन द यूरोप, सोशलिज्म वॉज वेल नोन बॉडी ऑफ द आइडियाज दैट अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन। तो मिड 19th सेंचुरी में क्या होता है? यूरोप में सोशलिज्म एक वेल नोन बॉडी है, एक ऐसे मतलब आइडियाज़ उस टाइम पे दिख रहे थे रिवोल्यूशन के चलते, ठीक है, जिन मतलब बहुत सारे लोगों का अटेंशन ग्रैब किया। एंड दोज हु फॉलोड दिस आइडिया केम टू बी नोन एज, और जो इस आइडिया को फॉलो करते थे उनको हम कहते थे सोशलिज्म। कि हाँ बात दूसरे का आइडिया देख के यूरोप में जो भी चलता था, मतलब सोशलिज्म एक बहुत ही वेल नोन बॉडी थी। अब ये आइडिया देखते हैं सोशलिज्म का। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ इट एट द रूट ऑफ ऑल द सोशल इल्स ऑफ द टाइम। सोशलिस्ट जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। वो सोचते थे कि बस यही कारण है, जितनी भी चीज़ें सोसाइटी में हो रही हैं इसी के कारण हो रही हैं। इंडिविजुअल्स ओन द प्रॉपर्टी दैट गेव द एम्प्लॉयमेंट, बट द प्रॉपर्टीड वर कंसिडर्ड ओनली विद द पर्सनल गेन एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। किसी भी इंडिविजुअल की कोई प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो एम्प्लॉयमेंट देते थे, बट उसकी वजह मतलब ज़्यादा उनका कंसर्न रहता था पर्सनल गेन के कारण। मतलब जैसे आपने देखा ऊपर लो वेजेस वगैरह देना, उनके पर्सनल गेन से ज़्यादा कंसर्न रहते थे। मतलब लोगों का ऑब्वियसली बात है, लोगों का उद्धार करना या लोगों के वेलफेयर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं सोचते थे, ठीक है। तो ये उस तरीके से सोशली बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं थी। सोसाइटी एज अ होल रेदर देन अ सिंगल इंडिविजुअल्स कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी। तो क्या होता था, सोसाइटी मतलब एक साथ उस प्रॉपर्टी को कैसे कंट्रोल करेगी कि हाँ आपको भी उस प्रॉपर्टी से वेजेस मिल रहे हैं इस तरीके से, बट होता क्या था, एक सिंगल इंडिविजुअल उस प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर रहा है। रॉबर्ट ओड बिल्ड अ कॉम्पिटिटिव कम्युनिटी कॉल्ड अ न्यू हार्मोनी इन द इंडियाना यूएसए। रॉबर्ट ओवन ने, यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो, इन्होंने कॉपरेटिव कम्युनिटी बनाई थी जिसका नाम है न्यू हार्मोनी इन द इंडियाना यूएसए में। लुइस ब्लैंक वांटेड टू डिवाइड वर्क अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय इट्स मेंबर। मतलब वो क्या काम को किसके बेसिस पे डिवाइड कर रहे थे? काम के बेसिस पे, कि जो जैसा काम है उसको वैसा काम मिले। कार्ल मार्क्स एंड द फ्रेडरिक एंजल एक्सप्लेन कंडीशंस ऑफ द वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज अ कैपिटलिस्ट एग्जिस्ट। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो द रूल ऑफ द कैपिटलिज्म एंड हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी। तो इनका मानना यह था कि कंडीशंस जो है वर्कर की वो तब तक इंप्रूव नहीं होगी जब तक कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट कौन लोग होते थे कि जो खुद की प्रॉपर्टी है उनके पास, लेकिन खुद का फायदा देखते हैं, अपना पर्सनल फायदा देखते हैं, कोई लोगों के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचते हैं। तो जब तक ये लोग रहेंगे तब तक वर्कर का कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। वर्कर हैड टू ओवरथ्रो, और ये कैपिटलिज्म वाला रूल को वर्कर्स ही हैं जो इसको हटा सकते हैं। एंड हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी, और एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी जो है बनानी होगी। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि रेडिकली मतलब जो सफरगेट मूवमेंट, वुमेन्स को वोट करना, वो जो रेडिकल लोग थे, ऐसी सोसाइटी हमें चाहिए।
सोशलिस्ट एसोसिएशन टू फाइट फॉर द बेटर लिविंग एंड द वर्किंग कंडीशन। अब ऑब्वियसली बात है कि अकेला बंदा नहीं लड़ सकता, तो आपको कुछ एसोसिएशन बनाने पड़ेंगे ताकि आप अपने बेटर लिविंग और वर्किंग कंडीशन के सुधार के लिए लड़ सको। दे सेट अप द फंड्स टू हेल्प द मेंबर्स इन द टाइम्स ऑफ द डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ द वर्किंग आवर्स एंड द राइट टू वोट। उन्होंने ऐसे ऐसे फंड्स सेटअप किए, उसके लिए पैसा भी लगेगा, लोगों की मदद करने के लिए फंड सेटअप किए, इसकी वजह से मतलब कि हाँ डिस्ट्रेस के टाइम पे काम आ सके, और मतलब वर्किंग आवर्स का और ये सब डिमांड करना कि वर्किंग आवर्स कम करना, राइट टू वोट एंड फंड्स वगैरह कलेक्ट करना ताकि लोगों के काम आ सके जब मुश्किल वक्त चल रहा हो। हाउएवर टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन द यूरोप। बट 1940 तक सोशलिस्ट ऑब्वियसली बात है इस चीज़ में कामयाब नहीं हुए गवर्नमेंट बनाने में। बट द आइडियाज डिड शेप लेजिस्लेचर, मतलब उनके आइडियाज़ ने लेजिस्लेचर को थोड़ा शेप दिया कि हाँ हेल्प हुआ उनके आइडिया से। द रशियन रेवोल्यूशन इन 1940 सार निकोलस टू रूल रशिया एंड इट्स एम्पायर। 1940 में सार निकोलस टू ने रशिया पे रूल किया, उसका एम्पायर था हर जगह। करेंट डे फिनलैंड, लतीविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ यूक्रेन, बेलारस, जॉर्जिया, अर्मेनिया एंड अजरबैजान, मतलब ये सारे जो है आज जो रशिया का पार्ट है, ये करेंट डे वाली चीज़ें हैं जो आज मतलब रशिया जब उस टाइम पे था और आज जो रशिया के पार्ट्स हैं, रशिया में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, कौन कौन सी कंट्रीज, ये तो वो आज की द मेजोरिटी रिलीजन वॉज अ रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी एंड, यहाँ पे एंड कर लीजिएगा, विच हैड ग्रोन आउट of the Greek Orthodox Church, and but the empire also included Catholics, Protestants, Muslims and Buddhists. मेजोरिटी में वहाँ पे रिलीजन क्या था? रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, जो किससे बेसिकली ग्रोन आउट हुआ था, बड़ा था ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से। बट वहाँ के एम्पायर में ये सारे रिलीजन्स भी थे, कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बुद्धिस्ट। अब देखते हैं रशियन इकोनॉमी, सोसाइटी। वास्ट मेजोरिटी ऑफ द रशियन पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट। अब रशिया में क्या थे, आधे से ज़्यादा लोग क्या थे, एग्रीकल्चरिस्ट। अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर्स पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर, मतलब 85% से भी ज़्यादा लोग जो है अपना सारा खाना पीना लाइवलीहुड किससे चलाते थे, एग्रीकल्चर से। कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स, और जो कल्टिवेटर्स थे वो मार्केट के लिए भी प्रोड्यूस करते थे और खुद की नीड्स के लिए भी उधर से ही काम चलाते थे। इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन द पॉकेट्स, और इंडस्ट्री जो थी एकदम कहीं कहीं पर दिखेंगी। ओके, prominent industrial areas were St. Petersburg and Moscow. Craftsmen undertook much of the productions. अब क्या होता था कि ये जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्री एरियाज के थे ये कहाँ पे थे, सेंट पीटरबर्ग और मॉस्को में थे। बट जो क्राफ्ट्समैन थे वो आधे से ज़्यादा मतलब जो भी प्रोडक्शन होता था उसका सारा खर्चा जितना पैसा है वो इन्हीं के हाथ में जाता था, क्राफ्ट्समैन। बाय 1819 व्हेन रशियन रेलवे नेटवर्क वॉज एक्सटेंडेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्री इंक्रीज। 1890 तक क्या हुआ कि जो रशियन रेलवे नेटवर्क है वो बढ़ा एंड जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इंडस्ट्री में वो भी बढ़ी। कोल प्रोडक्शन डबल्ड एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रबल्ड। कोल प्रोडक्शन ये आपको याद रखना है कि वो मतलब 2 गुना बढ़ गया और आयरन स्टील 4 गुना बढ़ गया। मोस्ट इंडस्ट्रीज वॉज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट, और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, खुद की प्रॉपर्टी थी इंडस्ट्रियलिस्ट की। गवर्नमेंट रूल, अब गवर्नमेंट भी वहाँ पे क्या काम करती थी क्या नहीं करती थी देखते हैं। गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर द मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ द वर्क। गवर्नमेंट ये चीज़ देखती थी कि हाँ जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं वो मिनिमम वेजेस और लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क रखे। यहाँ पे लिख लीजिएगा लिमिटेड वर्किंग आवर्स रहे। वर्कर्स वर एकोमोडेटेड इन द रूम, डॉर्मिटरीज एक्सेट्रा, मतलब वर्कर्स का रहन सहन कहाँ होता था, एकदम रूम्स में या डॉर्मिटरीज में, जहाँ पे बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत बड़ा सा रूम है लेकिन वहाँ पे कितने सारे लोग रहे, एक साथ बहुत सारे लोगों का बेड लगा है एंड सब वहीं पे अकोमोडेट कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ये सब चीज़ें नहीं कर पा रही थी। और रशियन सोसाइटी, वर्कर्स हैड सेटल इन द सिटीज़ परमानेंटली। जो वर्कर्स थे वो सिटीज़ में परमानेंटली सेटअप हो गए थे। वर्कर्स वर डिवाइडेड और अपनी स्किल के हिसाब से डिवाइड हो गए थे। मेटल वर्कर वर कंसिडर्ड देमसेल्फ एरिस्टोक्रेट्स अमंग अदर वर्कर्स। अब जो मेटल वर्कर्स थे, जैसे वर्कर्स अपने स्किल के हिसाब से डिवाइड हो गए, कोई वुड वाली इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोई मेटल, तो जो मेटल जो वर्कर्स थे वो अपने आप को एकदम एरिस्टोक्रेट्स वाली फीलिंग देते थे कि हाँ हम तो एकदम हेड टाइप है। वुमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1940, और वुमेन भी काम करती थी फैक्ट्री में, और ये जो नंबर है वो 31% हो गया था 1914 तक। बट दे वर पेड लेस देन अ मैन, बट उनको मैन से कम ही पैसा दिया जाता था। नो डाउट डिविजन्स वर देयर बाय द वर्कर्स डिड टू यूनाइट वर्क। ये आप देख सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है कि हाँ डिवीजन था वर्कर्स के बीच में, बट वही उसी काम ने ही इनको एक साथ यूनाइट किया।
Unlike France, where during the French Revolution in the Brittany, peasants respected nobles and fought for them, because Russian peasants wanted the land of the nobles. यहाँ से बिकॉज हटा दीजिएगा. अब यहाँ पे क्या होता है कि फ्रांस जैसे नहीं था. यहाँ पे फ्रांस में क्या होता था कि पीजेंट्स रिस्पेक्ट करते थे नोबल्स की, उनके लिए मतलब लड़ते थे. रशियन पीजेंट्स क्या करते थे, इनको लैंड चाहिए थी नोबल्स के लिए, तो ये बिल्कुल एकदम फ्रेंडली मैनर में नहीं थे. अगेंस्ट द एम्प्लॉयज़ कर लीजिएगा यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक है. डिसमिसल ऑफ द वर्क कंडीशन, मतलब एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट जाके कि हाँ काम करने से या तो मना कर देना वर्क कंडीशंस वगैरह से. डिसमिसल ऑफ द वर्क कंडीशन मतलब काम करने से क्या कर देना, मना कर देना कि नहीं हम तो नहीं करेंगे. दिस स्ट्राइक टू प्लेस फ्रीक्वेंटली इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्यूरिंग द 1896 टू 1897 एंड इन द मेटल इंडस्ट्री ड्यूरिंग द 1902. और ये स्ट्राइक्स कंटिन्यू रहती थी, मतलब फ्रीक्वेंटली आपको दिखेगा होती रहेंगी. और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 1896 और 1897 में ये चीज़ देखने को मिलेगी, और मेटल इंडस्ट्री में 1902 के टाइम पे. सोसाइटी इन द कंट्री साइड, अब कंट्री साइड गाँव के साइड क्या चल रहा था, पीजन कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड. जैसा कि हमने देखा एग्रीकल्चर यहाँ का एकदम मेन ऑक्यूपेशन था. तो जो पीजन थे वो मोस्ट ऑफ द लैंड पे कल्टिवेशन करते थे. बट द नोबैलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन लार्ज प्रॉपर्टीज. बट नोबेलिटी जिनके पास क्राउन था और ऑर्थोडॉक्स चर्च वाले जो लोग थे, क्योंकि ये मेजोरिटी में थे, तो इनके पास बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज थी. लाइक वर्कर्स पीजेंट्स टू वर डिवाइडेड, और जैसे वर्कर वहाँ पे डिवाइडेड अभी हमने देखा, वैसे ही पीजेंट्स भी डिवाइडेड थे. In Russia, except few cases, they had no respect for the source of a nobility. अब रशिया में कुछ केसेस को छोड़ के उन लोगों के पास बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं थी, मतलब नोबिलिटी के लिए नो रिस्पेक्ट. अनलाइक फ्रांस, वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन इन द ब्रिटेनी पीजेंट्स रिस्पेक्टेड. जैसा हमने ये वही सेम पॉइंट है, आप चाहो तो लिखो, ना चाहो तो ना लिखो, ठीक है. फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो पीजेंट्स थे वो नोबल्स को रिस्पेक्ट करते थे एंड अपनी कंट्री के लिए लड़ रहे थे बेसिकली वो. बिकॉज रशियन पीजेंट्स वॉन्टेड द लैंड ऑफ द नोबल्स, क्योंकि यहाँ पे रशियन पीजेंट्स को क्या चाहिए थे, ज़मीन चाहिए थी नोबल्स की. रशियन पीजेंट्स वर द डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन पीजेंट, और रशियन यूरोपियन पीजेंट से एकदम अलग थे और बहुत अलग वे में अलग थे. दे पुल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियोडिकली एंड देयर कम्यून यानी मेयर डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल फैमिली. ये क्या करते थे, बहुत सारे लैंड के जैसे टुकड़े हैं, इनको साथ में ले आएंगे, ठीक है, एक साथ इकट्ठा कर देंगे एंड फिर इसको जिसकी जितनी फैमिली है या जिसको जितना नीड है जिसकी फैमिली को, उसके हिसाब से डिवाइड कर देंगे. पीरियोडिकली ऐसा होता था. तो यहाँ पे जो मिर है इसका मतलब यही है कि एकदम छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर देना. ये आप देख सकते हो कि जैसे ये लैंड है, इसके हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द लैंड इन अ मिर. सोशलिज्म इन द रशिया, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन द रशिया बिफोर 1914. जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी ये सब इलीगल थी रशिया में 1914 से पहले. रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ये पार्टी है, ठीक है, वॉज फाउंडेड इन द 1898 में ये पार्टी आपको ये बनी थी. बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसिंग इट हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन. बट गवर्नमेंट के पॉलिसी के हिसाब से, जैसा कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 1940 तक इलीगल थी, लेकिन इन लोगों ने ये पार्टी बनाई और इसको ऑपरेट किया इलीगल ऑर्गेनाइजेशन के तहत, मतलब कि हाँ इलीगली सारा काम हुआ. आइडिया ऑफ द रशिया सोशलिस्ट रिगार्डिंग द रशियन पीजेंट्स इज इक्वल्स टू नेचुरल सोशलिस्ट. अब ये जो रशियन सोशलिस्ट है, जिनका मतलब आइडियाज़ किसके, मतलब इनका सारा जितना हमदर्दी होता है वो किसकी तरफ है, रशियन पीजेंट्स की तरफ है, तो इनको कहेंगे नेचुरल सोशलिस्ट. बिकॉज ऑफ देयर कस्टम ऑफ डिवाइडिंग द लैंड पीरियोडिकली, जो अभी हमने पढ़ा कि वो पीरियोडिकली जो लैंड डिवाइड करते थे. वर्कर वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रिवोल्यूशन. जो वर्कर्स हैं ये मेन फोर्स है रिवोल्यूशन के, बेसिकली जो रेवोल्यूशन करवाएंगे. सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी इन द 1900 पीजेंट्स. अब सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी बनती है 1900 में. सोशल डेमोक्रेट डिसएग्रीड विद द सोशल रिवोल्यूशनरीज अबाउट द पीजेंट्स. अब ये जो सोशल डेमोक्रेट थे ये सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज के साथ मतलब डिसएग्री करते थे पीजेंट्स के बारे में, ठीक है. लेनिन फेल्ट दैट द पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप. और लेनिन, ठीक है, अभी आप इनके बारे में आगे पढ़ोगे, ये ऐसा मानते थे कि पीजेंट एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, मतलब एक साथ जुड़े हुए नहीं है. सम वर पुअर, अदर वर रिच, कुछ गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ वर्कर्स और कुछ लेबर्स की तरह काम कर रहे हैं. द डिफ्रेंसिएशन विद इन दैम, दे कुड नॉट ऑल बी द पार्ट ऑफ द सोशलिस्ट. तो इस सोशलिस्ट मूवमेंट का ये सारे तो पार्ट नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि ये जो डिफ्रेंसिएशन है उनके अंदर, इस वजह से. ओके, अब यहाँ देखते हैं बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स. बोल्शेविक्स कौन थे? ये वेल्डामिर लेनिन जो थे इनके हेड थे, ये सब चलाते थे बोल्शेविक्स को. और मेंशेविक्स क्या थे? जूलियस मार्टोव, दे वर हेड. यहाँ पे हेड कर लेना. बेसिकली जो फिलोसोफर थे ये इन लोगों ने अपने आइडियाज़ के बेसिस पे दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था.
जो बॉल्शेविक्स थे, द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड द क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर। इनका ये था कि पार्टी में एकदम डिसिप्लिन रहना चाहिए और जो नंबर है वो एकदम कंट्रोल में रहना चाहिए, क्वालिफाई और उनकी क्वालिटी, मेंबर्स की क्वालिटी के, हाँ जो सब है लोग हैं वो काम के हैं। मेंशेविक थॉट दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल। और मेंशेविक्स का ये मानना था कि पार्टी सबके लिए खुली है, कि जो आना चाहे आ सकता है, जो उनका आइडियाज़, उनके प्रिंसिपल ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं अ टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रेवोल्यूशन। Russian was an autocracy. The Tsar was not subjected to the parliament. इसका मतलब है कि सारी पावर जो थी वो सार के हाथों में ही थी और पार्लियामेंट के हिसाब से वो चलते नहीं थे। नो, लिबरल, सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशल रिवोल्यूशनरी वांटेड टू एंड दिस सिस्टम एंड डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कोई लिबरल, कोई सोशल डेमोक्रेट, कोई सोशल रिवोल्यूशनरीज ये पार्लियामेंट बने या सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन बने या कोई डिमांड, कोई कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसा कुछ भी नहीं था। दे वर सपोर्टेड बाय द नेशनलिस्ट एंड द जेडिस्ट। They were supported by the nationalist and the Jihadist Muslim reformers in the Russian Empire। Jihadist कौन थे? जो मुस्लिम रिफॉर्मर्स, यहाँ पे मुस्लिम कर लीजिएगा, ओके। मुस्लिम रिफॉर्मर्स जो थे रशियन एम्पायर में वो थे जैडिस्ट, और ये नेशनलिस्ट और जैडिस्ट कौन, ये इनके सपोर्टर्स थे। दे वांटेड टू मॉडर्नाइज एंड लर्न। तो नेशनलिस्ट और जैडिस्ट पीजेंट्स और वर्कर्स को सपोर्ट करते थे, तो यहाँ पे ये लाइन चेंज कर लीजिएगा, नेशनलिस्ट एंड जैडिस्ट सपोर्ट द पीजेंट्स एंड वर्कर्स। दे वांटेड टू मॉडर्नाइज एंड लर्न। वो मॉडर्नाइज और लर्न करना चाहते थे। जो भी उनका रिलीजन है, जैडिस्ट जो थे वो मुस्लिम थे, ठीक है, एक तरीके से मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे, तो वो अपना इस्लाम वाला रिलीजन उसको मॉडर्नाइज करना चाहते थे। सिचुएशन बिकेम वर्स। अब सिचुएशन धीरे धीरे और खराब हो गई। द ईयर 1904 वॉज पर्टिकुलरली बैड वन फॉर द रशियन वर्कर्स। जो 1904 का जो ईयर था वो रशियन वर्कर्स के लिए बहुत ख़राब था। जो प्राइसेस थे असेंशियल गुड्स के वो एकदम बढ़ गए। रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%। और जो एकदम होता नहीं है कि ऐसा दाम जो सबके लिए प्रेफरेबल हो कि सब खरीद सकें, वो 20% डिक्लाइन हो गया। Membership of the Workers Association rose dramatically. Membership of the Workers Association rose dramatically. तो जो वर्कर्स एसोसिएशन की मेंबरशिप थी वो एकदम से बढ़ गई कि ऑब्वियसली बात है लोग अपोज करने लगेंगे, वर्कर्स अपोज करेंगे। 4 members of the Assembly of the Russian Workers were dismissed at the Putilov Iron Works। 4 मेंबर्स जो थे असेंबली, जो रशियन वर्कर्स असेंबली के मेंबर्स थे, उनको डिसमिस कर दिया गया, उनको हटा दिया गया पुटिलोव आयरन वर्क से। आउटकम क्या रहा इसका? 110,000 वर्कर इन द सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन अ स्ट्राइक। और 110,000 वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक पे चले गए, डिमांडिंग ऑन द रिडक्शन इन द वर्किंग डे टू द 8 hours। और वो चाहते थे कि जो वर्किंग आवर्स है वो 8 hours हो जाए, एंड इंक्रीजिंग इन द वेजेस एंड इम्प्रूवमेंट इन द वर्किंग कंडीशन। और उनकी वेजेस बढ़ जाए, उनकी सैलरी बढ़े और उनके वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव हो। द ब्लडी संडे। अब ब्लडी संडे पढ़ते हैं। द प्रोसेशन ऑफ द वर्कर्स लेड बाय द फादर गैपोन रीच द विंटर पैलेस। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो फादर गैपोन थे, जो ऑब्वियसली बात इन सब रीजन्स का कोई तो होगा ना हेड टाइप, तो जो फादर गैपोन थे ये इनका अपना पूरा एकदम अपना भीड़ लेके कहाँ चल पड़े? विंटर पैलेस की तरफ चल पड़े। इट वॉज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड द कोसैक्स। अब क्या करे थे, जो पैलेस में जो पुलिस और कोसैक्स लोग थे, गार्ड वगैरह, वो सब इन पे अटैक करने स्टार्ट हो गए, ठीक है, वर्कर्स पे अटैक करने लग गए। ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड। और इसकी वजह से 100 वर्कर्स की डेथ हो गई एंड 300 को घाव, मतलब ऑब्वियसली बात है पूरे शरीर में घाव वगैरह हो गया। द इंसिडेंट, और इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे कहते हैं, स्टार्टेड एज अ सीरीज ऑफ द इवेंट दैट बिकम नोन एज द 1905 रेवोल्यूशन। तो ये जो किंग ने किया था इसकी वजह से और सीरीज ऑफ इवेंट मतलब फॉलोड बाय और लोगों ने और विद्रोह करना शुरू कर दिया, और इसकी वजह से इसी को कहते हैं 1905 का रिवोल्यूशन। तो ये जो आगे सीरीज ऑफ इवेंट्स होने वाले थे इन्हीं को हम कहते हैं 1905 रेवोल्यूशन। अब देखते हैं कि रिवोल्यूशन जो था 1905 का इस दिन हुआ क्या, मतलब 1905 के ईयर पे हुआ क्या। स्ट्राइक टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री, मतलब स्ट्राइक होने लग गई ऑल ओवर द कंट्री। यूनिवर्सिटीज सारी बंद हो गई। लैक ऑफ द सिविल लिबर्टीज, मतलब जो सिविल, ऑब्वियसली बात है कौन पढ़ाएगा, सिविलियंस ही पढ़ाते होंगे यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो सब भी उनकी भी कमी होने लग गई। लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास ऑल स्टार्टेड डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूएंट। लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, इन सब की एक ही डिमांड थी कि हमको कॉन्स्टिट्यूएंट चाहिए। इनका इम्पैक्ट क्या था? अब उनको चाहिए थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इसका इम्पैक्ट हम देखते हैं यहाँ पे। सार अलाउडेड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और द ड्यूमा। तो सार ने अलाउड कर दिया कि हाँ ठीक है, एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बना ही लेते हैं, ठीक है, जिसको आप ड्यूमा कहोगे। सार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा विद इन द 75 days। बट हाँ इजाज़त तो दे दी कि ठीक है बना लो एक कंसल्टेटिव असेंबली, ठीक है, लेकिन उसको 75 days के अंदर डिसमिस कर दिया गया। आफ्टर द पीरियड ऑफ द सेकेंड ड्यूमा वॉज डिजॉल्व, मतलब फिर थोड़े टाइम के बाद सेकेंड ड्यूमा को भी डिजॉल्व कर दिया। फिर थर्ड ड्यूमा बनाई गई। what trade unions and the committees doing? अब ट्रेड यूनियंस और कमिटीज क्या कर रही थी? Because third Duma was packed with the conservatives, politicians and liberals and the revolutionaries were kept out।
थर्ड ड्यूमा में क्या होता है कि इसके अंदर सिर्फ कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस आते हैं और जितने भी लिबरल्स और रिवोल्यूशनरीज थे उनको बाहर रखा जाता है। और कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन जो ऑब्वियसली बात है सार के एकदम फॉलोअर्स थे, जो उसकी बात मानते थे, उन्हीं लोगों को बस थर्ड ड्यूमा में रखा गया था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। अब यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशियन एम्पायर का क्या कनेक्शन। In 1940, war broke out between the two European alliances and Germany, Austria and Turkey, the Central Powers, France, Britain and the Russia, later Italy and Romania. अब 1940 में वर्ल्ड वॉर शुरू होती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यहाँ पे दो यूरोपियन अलायंसेस बनती हैं। पहली होती है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, जिसको आप कहते हो सेंट्रल पावर्स, ओके। फिर यहाँ पे एकदम दूसरी आ जाती है फ्रांस, ब्रिटेन एंड द रशिया। बाद में इटली और रोमानिया भी ज्वाइन करते हैं इस वॉर को। और वॉर वॉज फॉट आउटसाइड द यूरोप एज वेल एज इन द यूरोप। और वॉर जो है यूरोप के बाहर भी होती है, यूरोप के अंदर भी होती है। दिस वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और इसी को कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन। अब रिलेशन क्या है, अभी हमने पढ़ा ना कि हम पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर और रशियन, तो इन लोग के बीच में रिलेशन क्या था। वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड दिस मीन्स Tsar Nicholas II वॉज सपोर्टेड। और वॉर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई इस टाइम पे, जो कि आज भी है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से इसे जाना जाता है ना। तो जो इसका मतलब ये है, या हम कह सकते हैं पॉपुलर इन द सेंस कि उस टाइम पे बहुत मतलब लोग इस आइडिया को सपोर्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि लोग यूनाइट हो गए थे। जो इसके अपोज में थे वो सब लोग भी बहुत ज़्यादा इसकी गुणगान गाने लगे ना, ठीक है, उसको यूनाइट देखते हुए कि हाँ सब यूनाइट हो रहे हैं, सबका एक एक ग्रुप बन रहा है और वो ग्रुप के लोग सब एक साथ लड़ रहे हैं एकदम दूसरे ग्रुप के लोगों के साथ। दिस मीन्स Tsar Nicholas II। और इसकी वजह से इसका मतलब ये होता है कि Tsar Nicholas II एक तरीके से सपोर्ट में था। दिस पीरियड, यहाँ पे पीरियड कर लीजिएगा, दिस पीरियड ऑफ द टाइम सपोर्ट टू सार वेंट डाउन। सार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द ड्यूमा। अब यहाँ पे जो दिस पीरियड ऑफ द टाइम सपोर्ट टू द सार वेंट डाउन, अब क्या होता है कि पहले तो Tsar Nicholas II को मतलब एक सपोर्टिव सिस्टम मिल रहा था, किस वजह से ये जो सार का सपोर्टिव सिस्टम था ये एकदम डाउन चला गया। क्यों? क्योंकि सार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज। जो उसने थर्ड ड्यूमा बनाई थी उसमें जो मेन पार्टीज थी उनको कंसल्ट करने से मना कर दे कि नहीं, हमारे को तुम्हारे कंसल्टेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो जो रासपुतीन था, स्पेशली वो मॉन्क है, तो यहाँ पे मॉन्क और रासपुतीन में कंफ्यूज मत होना। मॉन्क जो था वो एडवाइजर था सारिना अलेक्जेंडर का, तो जो कि वाइफ थी किसकी? सार की, ठीक है, Tsar Nicholas II की। तो वो किसको एडवाइस करता था? किंग को भी वही एडवाइस करता था। और उसने ये इसी वजह से ऑटोक्रेसी को अनपॉपुलर कर दिया। जो सार का सपोर्टिव सिस्टम है वो गया। और सार क्या करता था? जो उनके अपोजिट में लड़ रहे थे, यानी जो जर्मन्स लोग थे, सेंट्रल पावर्स थे, ये इनकी बातों को ज़्यादा मानता था, इनकी बातों को फॉलो करता था। द वॉर फॉट ऑन द टू फ्रंट्स। अब ये जो वॉर लड़ी गई दो फ्रंट्स पे, ईस्टर्न फ्रंट एंड वेस्टर्न फ्रंट। आर्मीज मूव द गुड डील एंड फॉट बैटल्स लिविंग अ लार्ज कैजुअलिटीज। यहाँ पे इस चीज को एकदम क्लियर रखना कि जो मॉन्क था वो ही, मॉन्क का नाम रासपुतीन था, ओके। तो अब ये जो हम वापस आते हैं कि जो वॉर लड़ी गई दो फ्रंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आर्मीज जो थी वो बैटल्स लड़ने गई, जिसकी वजह से बहुत सारी कैजुअलिटीज भी हुई। वेस्टर्न फ्रंट में क्या हुआ? अब ये तो था ईस्टर्न फ्रंट का। वेस्टर्न फ्रंट में आर्मीज फॉट फ्रॉम द ट्रेंचेस स्ट्रेच्ड अलोंग द ईस्टर्न फ्रांस। आर्मीज ट्रेंचेस से लड़ती, ट्रेंचेस यानी जो जमीन के नीचे आप गड्ढा सा बना देते हो, वहां से आप फाइटिंग वगैरह करते हो, शूटिंग वगैरह। ट्रेंचेस स्टार्टेड स्ट्रेच्ड अलोंग द ईस्टर्न, जो कि ईस्टर्न फ्रांसिस की तरफ बना हुआ था, स्ट्रेच था। डीप इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एकदम डीप इम्पैक्ट यहाँ पे फर्स्ट कर लीजिएगा। डीप इम्पैक्ट क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का? रशिया आर्मीज लॉस्ट बैडली इन द जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। रशिया की आर्मी जर्मनी और ऑस्ट्रिया से बहुत बुरी तरीके से हारी। देयर वर 7 मिलियन कैजुअलिटीज बाय द 1970। 7 मिलियन कैजुअलिटीज हो गई। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रॉप्स बिल्डिंग लेड टू ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन द रशिया। और ये क्रॉप्स का डिस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स का डिस्ट्रक्शन, इसकी वजह से रशिया में 3 मिलियन रिफ्यूजीज आ गए। रिफ्यूजीज जो ऑब्वियसली बात है दूसरे कंट्री से आपकी कंट्री में आ जाते हैं, ओके। सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर। और सोल्जर्स की भी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी कि ऐसी कुछ वॉर लड़ी जाए। द वॉर ऑल्सो हैड द सर्वर इम्पैक्ट ऑन दिस इंडस्ट्री। इंडस्ट्री पे भी इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट था। इसका आउटकम क्या हुआ? द कंट्री वॉज अ कट ऑफ फ्रॉम द अदर सप्लायर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल गुड्स बाय द जर्मन कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी। कंट्री को बाकी सप्लाई से भी कट ऑफ कर दिया गया, जो इंडस्ट्रियल गुड्स की सप्लाई थी जर्मन से, ठीक है, बाल्टिक सी से आती थी। रेलवे लाइन्स बिगन टू ब्रेक डाउन। और रेलवे लाइन्स वगैरह सब टूटना फूटना स्टार्ट हो गई। एबल बॉडीड मैन वर कॉल्ड अप टू द वॉर। और जो लड़ सकते थे, जिनकी हाँ बॉडी है, लड़ सकते हो, उनको वॉर के लिए बुलाया गया। एज अ रिजल्ट देयर वर द लेबर शॉर्टेजेस एंड द स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग एसेंशियल्स वर शट डाउन। अब सोचो जो काम कर रहे हैं लेबर्स वगैरह, उनको भी आप वॉर लड़ने के लिए बुला दे रहे हो, तो उधर लेबर शॉर्टेजेस हो जाते थे, स्मॉल वर्कशॉप्स जो थे वो सब बंद हो गए। द फेब्रुअरी रिवोल्यूशन इन द पेट्रोग्राड। अब फेब्रुअरी रिवोल्यूशन देखते हैं पेट्रोग्राड में क्या हुआ। लेआउट ऑफ द सिटी पेट्रोग्राड, food shortages, bad weather, Tsar was having a desire to dissolve the Duma and parliamentarians were not happy with this.
अब यहाँ पे क्या होता है कि अब हम एक लेआउट देखते हैं कि सिटी पेट्रोग्राड में हो क्या रहा था। फूड की शॉर्टेज हो रही थी, बैड वेदर भी साथ नहीं दे रहा था। अब सार भी उस टाइम पे ये सोच रहा था कि ठीक है ड्यूमा को डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है। और जो वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस थे वो बिल्कुल इस चीज़ से खुश नहीं थे। फेब्रवरी का रिवोल्यूशन अब यहाँ पे पढ़ते हैं। 22 फरवरी को अ लॉकआउट टुक अ प्लेस एट द फैक्ट्री। लॉकआउट हो गया मतलब सभी फैक्ट्रीज बंद हो गई। वुमेन लेड द वे टू द स्ट्राइक्स एंड वुमेन्स वगैरह सब स्ट्राइक पे चली गई। दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और जिसको आप इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हो 22 फरवरी को। सारी वुमेन्स स्ट्राइक्स पे चली गई और इसी दिन को 22 फरवरी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे कहते हैं। ये दूसरे कैलेंडर के हिसाब से, आज आप 8 मार्च को मनाते हो, ठीक है, ये दूसरे कैलेंडर के हिसाब से 22 फरवरी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया था। डेमोन्स्ट्रेशन रीच टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल ऑफ द नेवेस्की प्रोस्पेक्ट। ये डेमोन्स्ट्रेशन जो है कैपिटल के एकदम सेंटर तक पहुंच गया, जिसको आप नेवेस्की प्रोस्पेक्ट कहते हो। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू, और गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लागू कर दिया। डेमोन्स्ट्रेशन डिस्पर्स्ड बाय द इवनिंग, और सारे डेमोन्स्ट्रेटर्स जो थे वो इवनिंग तक एकदम चले जाते थे। बट दे केम बैक ऑन द 24th एंड 25th, बट 24th और 25 फरवरी को वापस आते हैं। और ये जो अगर आपको ये पूछा जाए कि फरवरी रिवोल्यूशन किस किस कारणों से हुआ था, तो उसके कारण यही थे। लेआउट लिख देना जो भी पेट्रोग्राड में हुआ। सिचुएशन ऑन द 25 फरवरी, अब 25 फरवरी को देखते हैं क्या सिचुएशन थी। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड द पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। अब डेमोन्स्ट्रेटर्स के ऊपर जो गवर्नमेंट होती है वो कैवलरी और पुलिस को बुलाई जाती है कि आप इन पे ध्यान रखो। ऑन 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा, और फिर 25 फरवरी को सार का जो आइडिया था कि ड्यूमा को सस्पेंड कर देते हैं, वो भी उसने कर दिया, ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। जो थर्ड ड्यूमा बनाई गई थी। पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर्स, और पॉलिटिशियंस भी ये सब जो चीज़ें हो रही थी इसके खिलाफ बोलना शुरू किया। ऑन 27th द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड। अब 27th को क्या हुआ, पुलिस हेडक्वार्टर्स वगैरह को सब तोड़फोड़ कर दिया गया। प्रोटेस्ट, ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स एंड द डेमोक्रेसी, मतलब वो यही चाहते, मतलब प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे थे, ब्रेड, वेजेस, बेटर आर्ट्स और डेमोक्रेसी के लिए ये प्रोटेस्ट इनका चल रहा था। सोवियत फॉर्मेशन, अब एक सोवियत का कैसे फॉर्म होता है वो देखते हैं। गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट द कैवलरी वंस अगेन। अब गवर्नमेंट फिर से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और कैवलरी को वापस बुलाया गया। कैवलरी का यहाँ पे मतलब हो गया कि जो घोड़े पे जो भी आर्मी वगैरह होती है उनको बुलाया गया। बट कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर, बट इस बार कैवलरी ने मना कर दिया कि नहीं, हम डेमोन्स्ट्रेटर पे फायर नहीं करेंगे। सोल्जर एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर टू फॉर्म द सोवियत और द काउंसिल कॉल्ड पेट्रोगार्ड सोवियत। तो इस तरीके से पेट्रोगार्ड सोवियत बनी। जो सोल्जर्स, स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे उन वो एक साथ, मतलब देखो जो सोल्जर्स आए थे फायर करने वो भी, और स्ट्राइकिंग जो उस टाइम स्ट्राइक कर रहे थे वो वर्कर्स भी सब एक साथ हो गए और उन्होंने एक सोवियत और काउंसिल खुद बना ली जिसको कहते हैं पेट्रोगार्ड सोवियत। अब सार एब्डिकेटेड। अब यहाँ पे क्या होता है कि सार अपनी गद्दी खुद छोड़ देता है। द डेलीगेशन वेंट टू द सार। अब एक ग्रुप ऑफ पीपल का मतलब एकदम ग्रुप्स जो है वो जाते हैं सार के पास। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज हिम टू एब्डिकेट एंड ही एब्डिकेटेड ऑन द 2 मार्च। और मिलिट्री कमांडर्स कहते हैं कि आप अपनी गद्दी छोड़ दो, और वो 2 मार्च को अपनी गद्दी से हट जाता है। सोवियत लीडर्स और जो ड्यूमा लीडर्स थे इन्होंने एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना ली थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको किसके बेसिस पे इलेक्ट किया गया, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। वोट देके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। फेब्रुअरी रिवोल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन द फेब्रुअरी 1917। फेब्रुअरी रिवोल्यूशन की वजह से जो मोनार्की है 1917 में खत्म हो जाती है। अब देखते हैं कि फेब्रुअरी रिवोल्यूशन के बाद क्या हुआ। यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा, आफ्टर फेब्रुअरी रिवोल्यूशन आर्मी ऑफिशियल, लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट वर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब वो क्या थे, ये सब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर उसके अंदर इन्फ्लुएंस करके काम करने लग गए। लिबरल्स एंड सोशलिस्ट ऑल्सो वर्क टुवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। लिबरल्स और सोशलिस्ट भी किसके टुवर्ड्स काम करने लग गए, इलेक्टेड गवर्नमेंट के। रिस्ट्रिक्शन ऑन द पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वर रिमूव्ड। जितनी भी रिस्ट्रिक्शन पब्लिक मीटिंग एसोसिएशन बनाने में लगी हुई थी वो सारी हट गई। सोवियत जैसे कि पेट्रोगार्ड सोवियट्स वो हर जगह सेटअप कर दिए गए। अब देखते हैं बॉल्शेविक का क्या कंट्रीब्यूशन था। जो हमने देखा था कि 2 ग्रुप्स बने थे उनमें से अब देखते हैं कि बॉल्शेविक ने क्या कंट्रीब्यूशन था। इन अप्रैल 1970 द बॉल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू द रशिया फ्रॉम हिज एग्जाइल। अब अपने एग्जाइल से जो है ये रिटर्न करते हैं लेनिन वापस रशिया। तो यहाँ पे इनको दिया नहीं गया था, या तो बाहर देश निकाला नहीं दिया गया था, ये खुद से गए थे। अब वहां से वो जब ये रिटर्न करते हैं, ही फेल्ट इट वाज द टाइम फॉर द सोवियट्स टू टेक द पावर। अब सोवियत बन गई थी, हमने यहाँ पे देखा। तो अब ये इनका ऐसा मानना था कि ये टाइम है कि सोवियत अपने हाथ में सारी पावर ले लें। लेनिन्स अप्रैल थीसिस। अब लेनिन की अप्रैल थीसिस है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ये आपको याद रखना है।
war be brought to a close, land be transferred to the peasants, बैंक भी नेशनलाइज। ये इनकी 3 मांगे थी अप्रैल थीसिस में। वॉर खत्म हो जाए, जितने भी लैंड वगैरह एरिया, लैंड वाला जो एरिया वो पीजेंट्स को दे दिया जाए एंड बैंक्स को नेशनलाइज्ड कर दिया जाए। He also argued that the Bolshevik party rename itself the Communist Party to indicate its new radical aim। और इन्होंने ये भी था कि बॉल्शेविक पार्टी का नाम बदल के कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए, ताकि एक नया जो इनके न्यू रेडिकल एम्स है, ये जो एम्स है ये फुलफिल हो सके और इसको इंडिकेट करें। पीपल रिएक्शन, अब लोगों का क्या रिएक्शन था? मोस्ट अदर्स इन द बॉल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज बाय द अप्रैल थीसिस से बहुत लोग सरप्राइज हो गए खुद की पार्टी में उनके। They thought that the time was not yet ripe for the socialist revolution and the provincial government needed to be supported। उनका ये मानना था कि ये जो समय है, मतलब ये इतना अभी नहीं आया है कि हाँ सोशलिस्ट रिवोल्यूशन करें, एंड जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसको भी एक सपोर्ट चाहिए। बट द डेवलपमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ्स चेंज देयर एटीट्यूड। बट जो बीच में मतलब मंथ्स में चेंज हुआ, उसकी वजह से उनका एटीट्यूड भी चेंज हुआ। जैसे जैसे महीने चेंज हो रहे थे उनके एटीट्यूड में फर्क आ रहा था। रीजन फॉर द अक्टूबर रेवोल्यूशन, अब अक्टूबर रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, अब इसका क्या कारण था? वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड एंड ड्यू टू दिस फैक्ट्री कमिटीज वर फॉर्म्ड। अब वर्कर्स का जो मूवमेंट था वो धीरे धीरे बढ़ा, इसकी वजह से जो फैक्ट्री कमिटीज हैं वो बनी। सोल्जर कमिटीज वर फॉर्म्ड इन द आर्मी, और आर्मी में भी सोल्जर कमिटीज बन गई थी। जून में क्या होता है कि 500 सोवियट्स सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ द सोवियत। जो 500 सोवियट्स थे वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव किसको भेजते हैं? ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ द सोवियत को। ये 500 सोवियत अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं कब? जून में। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस एंड बॉल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये देखती है कि उनकी पावर थोड़ी थोड़ी कम हो रही है और बॉल्शेविक की पावर, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसलिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स मतलब लेती है। कंट्रोल वर्कर्स बाय अरेस्टिंग द लीडर्स, और वर्कर्स को कंट्रोल कैसे करती है? उनके लीडर्स को अरेस्ट करके। डेमोन्स्ट्रेशंस स्टेज बाय द बॉल्शेविक इन द जुलाई 1970 वर स्टेनली रिप्रेस्ड, और जो डेमोन्स्ट्रेशन वो लोग कर रहे थे बॉल्शेविक जुलाई 1970 में, उसको बहुत ही ज़्यादा रिप्रेस किया गया। मैनी बॉल्शेविक लीडर्स हैड टू गो इनटू द हाइडिंग और फ्ली, मतलब बहुत सारे ऐसे बॉल्शेविक लीडर्स थे जिनको छुपना पड़ रहा था या तो वो लोग भाग जा रहे थे। सिचुएशन इन द कंट्री साइड, अब कंट्री साइड में क्या सिचुएशन थी? पीजेंट्स एंड देयर सोशलिस्ट, इसको कंटिन्यू में कर लीजिएगा, यहाँ कॉमन लगा के, कॉमन नहीं लगाना है या कुछ भी नहीं लगाना है। पीजेंट्स एंड देयर सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी लीडर्स प्रेस्ड फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड। ये जो पीजेंट्स और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज थे, ये लैंड का फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन होने लगा। लैंड कमिटीज बनाई गई। पीजेंट सीज लैंड बिटवीन द जुलाई एंड द सितंबर 1970, और पीजेंट्स ने क्या किया? जो जितना लैंड था वो सब अपने कब्जे में ले लिया जुलाई एंड सितंबर 1970। यहाँ हम सितंबर तक अभी पहुंच गए हैं। पीजेंट सीज द लैंड बिटवीन द जुलाई एंड सितंबर 1970। तो अब क्या होता है कि पहले जब्त किया, फिर उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन किया। तो आप चाहो तो ये पॉइंट ऐसे पहले लिख सकते हो और अपने समझने के लिए कि पहले सीज करा फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन किया लैंड का। अब देखते हैं रिवोल्यूशन अक्टूबर 1970 का। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक ग्रू। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बोल्शेविक के बीच में और कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। लेनिन फियर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। लेनिन को ये डर था कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है कहीं ना एक डिक्टेटर मना फॉर्म कर ले। एक डिक्टेटरशिप में क्या होता है, सब अपना रूल चलता है, अमेंडमेंट कर देते हो कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई ना कोई लॉ या कोई एक्ट पास कर देते हो, तो उनको ये डर था कि डिक्टेटरशिप ना आ जाए। लेनिन एक्शन, तो अब लेनिन ने किया क्या? लेनिन पर्सुएटेड द पेट्रोग्राड सोवियत एंड द बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ द पावर। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि लेनिन को डर था क्या कि डिक्टेटरशिप ना फॉर्म कर ले पेट्रोग्राड सोवियत। ऐसे कुछ आइडियाज लगाए कि जो बोल्शेविक पार्टी है उसकी खुद की पार्टी और जो पेट्रोग्राड सोवियत है वो एग्री कर जाए, ठीक है, सोशलिस्ट को फॉलो करने के लिए, जो सोशलिज्म जो आइडिया उसको फॉलो करने के लिए, इन द सीजर ऑफ द पावर, मतलब एक पावर के साथ मिलिट्री रिवोल्यूशनरी। और उसमें से एक आइडिया ये भी था कि जो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमिटी बनाई जाए, ठीक है, जिसको उन्होंने बोला कि लियोन ट्रॉट्स्की के अंडर हम दे देते हैं टू ऑर्गेनाइज द सीजर, कि वो इस चीज़ का ध्यान रखें मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी का। और ये जो हम इवेंट करेंगे सोशलिज्म वाला, ये इसकी डेट जो थी वो बहुत ही सीक्रेट रखी गई थी। अब इसकी जो अपराइजिंग थी वो 24 अक्टूबर को शुरू हो गई थी। जो प्राइम मिनिस्टर थे केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन द ट्रूप्स। अब जैसे आर्मी लेनिन की थी, तो जो प्राइम मिनिस्टर थे केरेंस्की, उनको ये डर लगता था कि कहीं उन्हीं पे हवा ना बोल दे, तो इसकी वजह से वो सिटी छोड़ के भाग गए। मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग्स ऑफ द 2 बॉल्शेविक न्यूज़पेपर। और जो मिलिट्री मैन थे, मतलब जो गवर्नमेंट से बहुत ही ज़्यादा लॉयल थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया? जो बिल्डिंग्स थी 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स की, उनको सीज कर दिया गया, क्योंकि वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के भले ही साथ में आ गए थे, लेकिन क्या हुआ कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ज़्यादा लॉयल थे, गवर्नमेंट से ज़्यादा लॉयल थे। द मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर
its supporter to seize government offices and arrest the ministers. अब जो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमिटी थी उन्होंने ऑर्डर किया, मतलब उनके सपोर्टर को, कि गवर्नमेंट ऑफिसेज को सीज कर दिया जाए और मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया जाए. द शिप ऑरोरा शेल्ड द विंटर पैलेस, अदर वेसल सेल डाउन द नेवा एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स. जो शिप है जिसका नाम किया अरोरा, तो उसने क्या किया, विंटर पैलेस को एकदम घेर लिया, और जो वेसल्स मतलब जो बाकी शिप्स थी, मतलब नेवा जो रिवर है उसके थ्रू होते हुए जितने भी चेक पॉइंट्स वगैरह जो आप कहते हो रोड में हो गए चेक पॉइंट्स, और यहाँ पे जो शिप्स के थ्रू जितने भी मिलिट्री पॉइंट्स थे वो सब टुक ओवर कर लिया. ये सब सपोर्ट के अंडर में आएगा कि ये सपोर्ट वो उनको मिल रहा था, जो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी उन्होंने ही बनाई थी, वही गवर्नमेंट के खिलाफ वो इस्तेमाल कर रहे थे. ठीक है. The majority approved the Bolshevik action. Uprising took place in the other city. There was a heavy fighting, especially in the Moscow, but by the December. अब क्या हो रहा था कि जो मेजोरिटी लोग थे वो ये जो बोल्शेविक लोग कर रहे थे इसके एक्शन को ऑब्वियसली बात है मतलब बहुत ही अप्रूव कर रहे थे कि हाँ ठीक कर रहे हो. अपराइजिंग टू प्लेस, लेकिन बाकी सिटीज़ में भी ये जो अपराइजिंग है ये दिसंबर तक हुई, और लेकिन जो मॉस्को है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी फाइटिंग लड़ाई वगैरह शुरू हो गई दिसंबर तक. यहाँ पे आप देख सकते हो लेनिन जो है वो लेफ्ट में है एंड टॉरस्की जो राइट में है, मतलब जो वर्कर्स हैं पेट्रोगार्ड के, यहाँ पे आप लेफ्ट राइट ये जो सर्कल किए हुए हैं इनको लेफ्ट राइट देखना. चेंजेस आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन, क्या क्या चेंजेस हुए अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद. मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन द नवंबर 1970. जो लेनिन चाहते थे, ठीक है, वो चाहते थे बैंक्स नेशनलाइज हो गए, उसके साथ साथ कुछ इंडस्ट्रीज भी नेशनलाइज हो गई नवंबर 1970 में. द अक्टूबर द गवर्नमेंट टुक ओवर द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट, और गवर्नमेंट जो थी उसने ओनरशिप और सारा मैनेजमेंट ले लिया. लैंड वॉज डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी एंड टुक ओवर द लैंड ऑफ द नोबिलिटी. लैंड को एक सोशल प्रॉपर्टी कह दी गई और लैंड जो है वो ले ली गई नोबिलिटी वाले लोगों से. अब यहाँ पे देख सकते हो कि आप बोल्शेविक पार्टी का कैसे एकदम रूल आ गया है. लार्ज हाउसेज वर पार्टीशनड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द फैमिली, और जो बड़े बड़े हाउसेज थे उनको फैमिली के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया. यूज ऑफ द ओल्ड टाइटल्स ऑफ द एरिस्टोक्रेसी वॉज बैन्ड, मतलब आप आपके पुराने जो भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बेटे हो किसके, आप राजा के बेटे हो, आप ये इस्तेमाल करना कि हाँ मैं राजे का बेटा हूँ, इस राजा का बेटा हूँ, या ये मेरी फैमिली थी, ये सब टाइटल्स यूज़ करना एकदम बैन कर दिया गया. न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइन फॉर द आर्मी एंड द ऑफिशियल्स. न्यू यूनिफॉर्म्स डिजाइन हुई आर्मी के लिए, ऑफिशियल्स के लिए. बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, और बोल्शेविक पार्टी को रशियन कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दे दिया गया. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये चेंजेस आए अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद. लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी आई होंगी अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद. इन नवंबर 1970 इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुए बट दे फेल टू गेन द मेजोरिटी सपोर्ट. 1970 में इलेक्शंस तो हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, बट उनको मेजोरिटी सपोर्ट नहीं मिला. जनवरी 1918 में क्या हुआ, असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स, और जनवरी में जो असेंबली थी उसने बोल्शेविक की जो भी मेजर्स थे उसको मानने से मना कर दिया असेंबली ने. लेनिन डिसमिस द असेंबली, तो लेनिन ने क्या किया, वो असेंबली को हटा दिया. ठीक है. ही थॉट ऑल द रशियन कांग्रेस ऑफ द सोवियत वॉज मोर डेमोक्रेटिक. उन्होंने ऐसा सोचा लेनिन ने कि और जितने भी रशियन कांग्रेस सोवियट्स हैं, ठीक है, ऑल रशियन कांग्रेस वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है. तो असेंबली इलेक्टेड इन द अनसर्टन, तो एक असेंबली बनाई गई बहुत ही अनसर्टन कंडीशन में, क्योंकि इस तो अब हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि क्या होता है कि असेंबली जो उसने बनाई थी जनवरी 1918 में, वो बोल्शेविक मेजर्स जो भी उस बोल्शेविक के मेजर्स थे उसके हिसाब से नहीं चली, तो लेनिन ने वो डिसमिस कर दिया. और डिसमिस का कारण क्या था कि ये बहुत ही अनसर्टन कंडीशंस पे बनाई गई है, तो इसको डिसमिस कर दिया. फिर वो खुद के जो उनकी पार्टी थी ऑल रशियन कांग्रेस जिसमें सोवियट्स थे उसकी तरफ गए और सोचा ये ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, इसी को आगे देखते हैं इनका क्या करना है. बोल्शेविक एक्शंस. Despite opposition, the Bolshevik made peace with the Germany at the Brest-Litovsk. अब यहाँ पे क्या होता है, ऑपोजिशन होते हुए भी, अब अगर आपको याद हो कि रशिया ने जर्मनी के साथ फाइट की थी, ठीक है, वर्ल्ड वॉर में, तो बोल्शेविक ने उसके बावजूद भी एक ये जो शांति संबंध होता है उसको बनाए रखा जर्मनी के साथ. कहाँ पे, ब्रेस्ट-लिटवॉस्क में. Years that follow, the Bolshevik become the only party state. और फिर बाद में बोल्शेविक जो थी वो एक अकेली पार्टी स्टेट बन गई. ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर द पार्टी कंट्रोल, और ट्रेड यूनियंस को पार्टी के कंट्रोल में ही रखा गया. जो सीक्रेट पुलिस थी जिसको कहते हैं चेका फर्स्ट, और लेटर उसको बाद में कह दिया गया OGPUI एंड NKVD, पनिश दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक, और वो भी पनिश करते थे उनको जो बोल्शेविक्स को क्रिटिसाइज करते थे. मैनी यंग राइटर्स एंड द आर्टिस्ट
railed to the party because it stood for the socialism and for the change. Rallied, अब बहुत सारे यंग राइटर्स और जो आर्टिस्ट थे वो रैली वगैरह निकालते थे पार्टी की के बारे में बेसिकली, बिकॉज इट स्टूड फॉर द, क्योंकि वो सोशलिज्म और एक चेंज के बारे में एक बदलाव ला रही थी, उसके लिए स्टैंड कर रहे थे वो लोग. मेनी यंग राइटर्स एंड द आर्टिस्ट रैली टू द पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर द सोशलिज्म एंड फॉर द चेंज, बट मेनी बिकम डिसइल्यूजन बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप ऑफ द पार्टी एंकरेज. बट ये जो सेंसरशिप पार्टी एंकरेज कर रही थी इसकी वजह से बहुत लोग मायूस हो गए थे, क्योंकि जिस तरीके से बोल्शेविक पार्टी अपनी चीज़ को वो करने के लिए फॉलो अप करने के लिए लोगों को मार वार रही थी, तो ये चीज़ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई. पर जो कुछ ऐसे लोग थे जैसे यंग आर्टिस्ट और यंग राइटर्स जो थे वो एकदम रैली निकालते थे कि हाँ सोशलिज्म और चेंज कर रहे हैं, अच्छा है, वो स्टैंड कर रहे थे उनके साथ साथ. अब देखते हैं सिविल वॉर. नॉन बॉल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड द सपोर्टर्स ऑफ द ऑटोक्रेसी कंडेम्ड द बॉल्शेविक अपराइजिंग. अब जो नॉन बॉल्शेविक सोशलिस्ट थे, लिबरल्स थे एंड जो सपोर्टर थे ऑटोक्रेसी के, उन्होंने बॉल्शेविक अपराइजिंग को निंदा की इस चीज़ की कि नहीं, मतलब बॉल्शेविक ऐसे नहीं होना चाहिए, इतना क्या पावर में है और ऐसे. बॉल्शेविक, द रेड्स, ग्रीन, द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी, वाइट्स, प्रो स्टारिस्ट. अब यहाँ पे क्या होता था, बॉल्शेविक मतलब जो रेड में रहती थी और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज जो थे वो ग्रीन में रहते थे एंड प्रो सारिस्ट जो थे वाइट्स. ये एक कलर दे दिया गया बेसिकली हर एक किसी को जो वहाँ पे ग्रुप्स बन गए थे. आर्मी बिगन टू ब्रेक अप ड्यू टू द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड जो आर्मी थी वो भी टूटने लगी क्योंकि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आर्मी भी टूटने लगी. एंड ग्रीन एंड वाइट्स, अब देखते हैं ग्रीन एंड वाइट्स यानी जो हमारे सोशलिस्ट थे और प्रो स्टारिस्ट थे. दे कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर्स, ये रशियन एम्पायर से मतलब बहुत ज़्यादा हिस्सा ये कंट्रोल करते थे. दे वर बैक्ड बाय द फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड द जापानीज ट्रूप्स. और इन लोगों को सपोर्ट कौन कर रहा था, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटिश, जापानीज की जो आर्मी थी वो सपोर्ट कर रही थी. बॉल्शेविक फॉट अ सिविल वॉर, लूटिंग, बैंडिट्री एंड फेमाइन बिकम अ कॉमन. और बॉल्शेविक जो थी उन्होंने एक सिविल वॉर लड़ी और लूट वगैरह, बैंडिट्री या फेमाइन, ये सब कॉमन हो गया था. ओके, तो ये हुआ किस वजह से था कि जो ग्रीन एंड वाइट ज़्यादा एरिया कंट्रोल कर रहे थे, तो जिसकी वजह से बॉल्शेविक को लगा उनकी पावर खतरे में आ गई, तो उन्होंने ये सब चीज़ें शुरू कर दी और ये कॉमन हो गई. अब सिचुएशन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बॉल्शेविक सिचुएशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या थी, बॉल्शेविक गेन द सपोर्ट फ्रॉम द नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड द मुस्लिम जिहादिस्ट, जो कि अभी हमने देखा था कि इन सब लोगों से इनको सपोर्ट मिला था. एट द सेम टाइम मैनी वर कंफ्यूज्ड अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द, बट कुछ लोग बॉल्शेविक का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या ये करना चाहते हैं, उसके बारे में बहुत लोग कंफ्यूज थे. इंसिडेंट इन द खीवा, सेंट्रल एशिया, मैस्करिंग लोकल नेशनिस्ट इन द नेम ऑफ द डिफेंडिंग सोशलिज्म के नाम पे जो लोकल नेशनिस्ट थे, ये यहाँ पे खीवा सेंट्रल एशिया के बारे में बताया गया है, ये लोग मार रहे थे लोगों को. अब टू रेमेडी ऑल दिस, नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन द USSR. अब इस सब का रेमेडी क्या था, मतलब सोल्यूशन क्या था कि जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट हैं इनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी जाए USSR में. स्टिल देयर वर सम अनपॉपुलर पॉलिसीज ऑफ द बॉल्शेविक, बट फिर भी अभी कुछ अनपॉपुलर पॉलिसीज थी बॉल्शेविक्स. एग्जाम्पल, मैनी डिस्करेज ऑफ द नोमैडिज्म, बहुत लोग नोमैडिज्म को डिस्करेज कर रहे थे. नोमैडिज्म जो वो लोग होते हैं जो एक माइग्रेट करते हैं, सीजनल उनका चेंज रहता है कि सर्दी में एक जगह पे रहेंगे जस्ट बिकॉज उनका जो कैटल वगैरह है उसको ग्रेस करने के लिए, ठीक है, ये लोग अपनी जगह चेंज करते रहते हैं. और यहाँ पे ऑटोनॉमी का मतलब होता है राइट टू गवर्न देमसेल्व्स. मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, Industries and the bank nationalized. Collective work was performed by the peasants on the confiscated land. अब इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था और सारा काम वाम चल रहा था किस पे, जो लैंड इन्होंने सीज कर ली थी पीजेंट्स ने. सेंट्रलाइज प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस, एक सेंट्रलाइज प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया गया. इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट्स फॉर द 5-year पीरियड, मतलब इकोनॉमी पे भी काम चल रहा था और टारगेट बनाया जा रहा था 5 साल का. फर्स्ट टू 5-year प्लान्स मतलब 1927 टू 1932 और फिर 1933 से 1938, ये जो फर्स्ट टू जो 5 years के प्लान थे, ठीक है. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यहाँ पे 2 कर लीजिएगा, फर्स्ट 2 ये जो 2. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड एंड न्यू फैक्ट्री सिटीज केम इनटू बीइंग, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ा, न्यू फैक्ट्रीज वगैरह आई सिटीज़ में. डार्क साइड, बट ये 5-year प्लान की डार्क साइड क्या थी, रैपिड कंस्ट्रक्शंस लेड टू द पुअर वर्किंग कंडीशन. बट ये जो रैपिड कंस्ट्रक्शन हो रहा था इसकी वजह से पुअर वर्किंग कंडीशंस थे. फ्रीक्वेंट स्टॉपेज, मतलब बीच बीच में रुकावट. एग्जाम्पल 550 स्टॉपेज ऑफ द वर्क इन द फर्स्ट ईयर अलोन, मतलब एक साल में ही आप 550 बार काम रुक रहा था. गवर्नमेंट टुक द फॉलोइंग स्टेप्स टू इम्प्रूव द कंडीशन, बट गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए कंडीशन इंप्रूव करने के. एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड, एक एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम बनाया गया. क्रेचेज वर इस्टेब्लिश इन द फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रंस ऑफ द वुमेन एंड द वर्कर्स, खेलने कूदने के लिए, रहने के लिए, बच्चों के लिए जो वुमेन्स वगैरह आती थी काम करने के लिए उनके लिए जगह बनाई गई. चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड, मतलब सस्ता पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड किया गया. मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स वो सेटअप फॉर द वर्कर्स के लिए एक अच्छा खासा क्वार्टर बनाया गया. द इफेक्ट ऑफ ऑल दीज वॉज अनइवन,
दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड, रिसोर्स लिमिटेड होने के कारण की वजह से ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अनइवन वे में चल रही थी. स्टैलिनिज्म एंड द कलेक्टिवाइजेशन. स्टैलिनिज्म क्या था बेसिकली? स्टैलिनिज्म, द टाइम पीरियड व्हेन द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी वाज हेडेड बाय द स्टालिन, हिज आइडिया डोमिनेटेड द यूएसएसआर एंड दैट पीरियड केम टू बी नोन एज स्टैलिनिज्म. जो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी थी यानी जो बोल्शेविक पार्टी थी, ऐसा टाइम जब ये स्टालिन हेड कर रहे थे उसको, उस पार्टी के हेड थे, जो कि हिज आइडिया डोमिनेटेड द यूएसएसआर, जो उनका आइडिया था वो यूएसएसआर को डोमिनेट कर रहा था. एंड उस टाइम पीरियड को हम स्टैलिनिज्म कहते हैं. कलेक्टिवाइजेशन क्या था? कंबाइनिंग द लैंड ऑफ द वेरियस फार्म एंड देन परफॉर्मिंग द एग्रीकल्चर एक्टिविटी ऑन द कलेक्टिव बेसिस. कलेक्टिवाइजेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैंड्स को कंबाइन करना, जितने भी फार्मर्स थे, उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करना कलेक्टिव बेसिस पे, फिर प्राइवेट जो प्रॉफिट वगैरह होता था उसको डिवाइड कर देना. रीजन क्या थे कलेक्टिवाइजेशन के? बाय 1927 सोवियत रशिया वाज फेसिंग द शॉर्टेज ऑफ द फूड ग्रेन, क्योंकि सोवियत रशिया क्या कर रही थी? फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज को फेस कर रही थी, मतलब बहुत ही कम अनाज वनाज नहीं था. टू ओवरकम दिस गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइसेस एट विच द ग्रेन मस्ट बी सोल्ड. और इसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने प्राइसेस वगैरह भी फिक्स्ड कर दिए कि हाँ इसी प्राइस पे ये ग्रेन बिकना चाहिए. बट द पीजेंट रिफ्यूज टू सेल द ग्रेन टू द गवर्नमेंट एट दीज प्राइस. बट गवर्नमेंट ने मतलब पीजेंट्स ने मना कर दिया गवर्नमेंट को कि नहीं हम इस प्राइस पे नहीं बेचेंगे. स्टालिन बिलीव. अब स्टालिन का क्या बिलीव था? Stalin believed that the rich peasants and the traders in the countryside were holding stocks in the hope of the higher prices. अब स्टैलिन ये मानता था कि जो रिच पीजेंट्स और ट्रेडर्स हैं कंट्री साइड में, ये स्टॉक्स को होल्ड करके रख रहे हैं, मतलब कि जब प्राइस बढ़ेगा तब बेचेंगे. स्पेकुलेशंस हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कॉन्फिस्टिकेटेड. और जो ये जो स्पेकुलेशन था इन सबको रोकना चाहिए और सप्लाईज को जो कॉन्फिस्टिकेटेड थे, मतलब रुके हुए थे, ये जो स्पेकुलेशंस ब्लैक मार्केटिंग वाली चीज थी जो लोग कर रहे थे, स्टॉक्स वगैरह होल्ड करना, ये सब नहीं चलना था. पार्टी मेंबर्स टूर द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया, सुपरवाइजिंग एनफोर्स्ड ग्रेन कलेक्शंस एंड रेडिंग द कुल्लक्स. यहाँ पे कुल्लक्स कर लीजिएगा. तो ये पार्टी मेंबर्स क्या कर रहे थे? जो भी जहाँ पे ग्रेन वगैरह उगाया जा रहा था, मतलब वहाँ पे टूर करना, चेकिंग वगैरह हो रही थी और रेड मारना कुल्लक्स पे. जो ऑब्वियस वाले जो अमीर लोग थे, जो ये सब इनको लग रहा था कि हाँ ऐसा कर सकते हैं. दिस शॉर्टेज कंटिन्यूज. आर्ग्यूड दैट द ग्रेन शॉर्टेज वर पार्शली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग. और ये इनका मानना था कि मतलब कि हाँ ग्रेन शॉर्टेजेस जो है ये पार्शली इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि जो होल्डिंग्स हो रही हैं ग्रेन की स्मॉल साइज में, स्मॉल साइज पीजेंट फार्म कुड नॉट बी मॉडर्नाइज. और इसी वजह से जो स्मॉल साइज पीजेंट फार्म है वो मॉडर्नाइज नहीं हो पा रहा था. To develop the modern farms and run them along the industrial lines with the machinery, it was necessary to eliminate the kulak. कुलक्स को हटाना पड़ेगा. ये जो अमीर लोग हैं जो कि ये होल्ड करके रख रहे हैं, इनको हटाना पड़ेगा अगर आपको ये स्मॉल साइज पीजेंट्स लोगों को भी डेवलप करना है, फार्म्स को डेवलप करना है और इंडस्ट्रियल लाइंस के साथ उनको मतलब काम में लेकर आना है. इस्टेब्लिशमेंट स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म. इस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म्स ये इस्टेब्लिश किए गए. ठीक है, ये सब अवॉइड करने के लिए कुलक्स वगैरह वाली चीज़ को. प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द कलेक्टिवाइजेशन. यहाँ पे जो छोटे छोटे फार्म्स थे उनको बड़ा किया जा रहा था, इसीलिए इसको हम स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म्स कहेंगे. प्रॉब्लम्स क्या क्या आई? फ्रॉम 1929 द पार्टी फोर्स्ड ऑल द पीजेंट्स टू कल्टिवेट इन द कलेक्टिव फार्म्स कॉलगॉस एंड देन प्रॉफिट वॉज शेयर. जो कि अभी हमने देखा 1929 से क्या हुआ, पार्टी ने सभी पीजेंट को फोर्स किया कि सारे फार्म्स को एक साथ लाया जाए, एक साथ कल्टीवेशन किया जाए और फिर बाद में प्रॉफिट शेयर किया जाएगा. रिच पीजेंट रेजिस्टेड द अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रॉय देयर लाइवलीहुड. पीजेंट ने तो रेजिस्ट कर दिया कि अथॉरिटीज को कि हम ऐसा नहीं करेंगे और अपना ही लाइफ स्टॉक्स वगैरह जो था वो सब डिस्ट्रॉय करना, लैंड वगैरह, कैटल्स वगैरह. दोज हु रेजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशंस वर सेवरली पनिश्ड. बट जो ये रेजिस्ट करते थे उनको पनिश भी किया जाता था. मैनी वर डिपोर्टेड एंड द एक्साइल. बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया और एक्साइल, देश निकाला वगैरह दे दिया गया. आउटकम, इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली. कलेक्टिवाइजेशन के बावजूद भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा. इनफैक्ट द बैड हार्वेस्ट ऑफ द 1930-1933 लेड टू द वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टिंग फैमाइन्स इन द सोवियत हिस्ट्री व्हेन ओवर 4 मिलियंस डाइड. लेकिन इसके बावजूद और क्या हुआ? बैड हार्वेस्टिंग हुई, फसल वगैरह अच्छी नहीं होगी. 1930 और 1933 में एक बहुत ही बुरा फैमाइन, मतलब जब लोग भूख से मर रहे थे, इसमें 4 मिलियन लोग सोवियत में मर गए. ओके. कॉन्स्पायरेसी अगेंस्ट द सोशलिज्म. अब सोशलिज्म के अगेंस्ट क्या कॉन्स्पायरेसी चल रही थी? ओवर 2 मिलियन वर इन द प्रिजन और द लेबर कैंप्स. मतलब 2 मिलियन से ज़्यादा लोग प्रिजन जेल में थे और लेबर कैंप्स में. A large number were forced to make a false confession under the torture and were executed. Several among them were the talented professionals. लोगों को टॉर्चर करना या लोगों को ज़बरदस्ती कन्फेशन करवाना टॉर्चर के अंडर, और ये सब चीज़ें करना बिकॉज क्योंकि वो सोशलिज्म के आइडिया को फॉलो नहीं करना, कलेक्टिवाइजेशन को फॉलो नहीं करना, ये सब कॉन्स्पिरेसी सोशलिज्म के अगेंस्ट चल रही थी. रशियन रिवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर. नॉट ऑल सोशलिस्ट पार्टी इन द यूरोप वर ऑन द सेम पोजिशन. और ऐसा नहीं था कि सारी सोशलिस्ट पार्टी यूरोप में सेम पोजीशन पे थी.
द सपोर्ट फॉर द सोशलिज्म वॉज ड्यू टू द पॉसिबिलिटीज ऑफ द वर्कर स्टेट। और ये सपोर्ट सोशलिज्म को क्यों मिल रहा था? क्योंकि ये था कि हाँ, वर्कर स्टेट का जो पॉसिबिलिटीज है वो सुधर सकती है एंड ऑल। मैनी कम्युनिस्ट पार्टी वर फॉर्म्ड, बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। बॉल्शेविक्स एंकरेज्ड कोलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट्स। बॉल्शेविक्स जो थे वो कोलोनियल पीपल्स को एंकरेज करते थे कि ये जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि सोशलिज्म बढ़ाना, इसको फॉलो करा जाए। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट 1920, मतलब जो नॉन रशियनिस्ट थे, कि जो रशियन नहीं थे, उन्होंने इन सब कॉन्फ्रेंसेस में बहुत सारा पार्टिसिपेट किया। एंड कॉमिंटरन एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द प्रो बॉल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी। एंड ये कॉमिंटरन क्या था? एक इंटरनेशनल यूनियन था प्रो बॉल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी जो लोग थे, उन्हीं का ये बेसिकली एक इंटरनेशनल यूनियन था। एजुकेशन इन द यूएसएसआर, यूएसएसआर का मतलब यूनियन ऑफ द सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। जो एजुकेशन था यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट, उसमें एजुकेशन मिली यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स में, जो कि ईस्ट में थी। बाय सेकेंडरी वर्ल्ड वॉर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द यूएसएसआर हैड गिवन द सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस एंड द वर्ल्ड स्टैचू। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक क्या हुआ? यूएसएसआर ने एक बेसिकली एक सोशलिज्म और ग्लोबल फेस दे दिया, मतलब कि हाँ, ये सोशलिज्म होता है, इस तरीके से फॉलो होता है, सब कुछ उसके प्रॉस कॉन्स सब कुछ सिखा दिए वर्ल्ड को। यूएसएसआर का क्या रोल था? However, by 1950s, it was observed that the style of the government in the USSR was not keeping with the ideals of the Russian Revolution. 1950s तक क्या हुआ? ये देखा गया कि जो गवर्नमेंट का स्टाइल है, यूएसएसआर के जो गवर्नमेंट का स्टाइल है, ये एक पेस नहीं बना पा रहा था किसके साथ? रशियन रिवोल्यूशन के जो आइडियल्स थे उनके साथ। नो डाउट अ बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर, और इसमें अभी कोई डाउट नहीं था कि ये जो एक बैकवर्ड कंट्री थी, ये एक अभी ग्रेट पावर बन चुकी है। इट्स इंडस्ट्री एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड, द पुअर वर बीइंग फेड। मतलब आपने देखा किस तरीके से एक फेमाइन की वजह से कितना डेथ वगैरह हो रहा था, बट किस तरीके से इन्होंने इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर पे काम किया, और अब मतलब पुअर लोगों को भी खाना मिल पा रहा था भरपेट। बट इट हैड डिनाइड द असेंशियल फ्रीडम टू इट्स सिटीजन एंड कैरिड आउट इट्स डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट थ्रू द रिप्रेसिव पॉलिसीज। बट इन्होंने जो भी असेंशियल फ्रीडम्स थे जो सिटीजन को देने थे, वो सब नहीं किया, मतलब उसको डिनाई कर दिया। एंड उनके जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे, बहुत सारी ऐसी रिप्रेसिव पॉलिसीज के थ्रू ऐसे प्रोजेक्ट्स लाए गए जो डेवलप कर सकते हैं, बट रिप्रेसिव पॉलिसीज के थ्रू। द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ द यूएसएसआर एज अ सोशलिस्ट कंट्री हैड डिक्लाइन। जो इंटरनेशनल रेपुटेशन थी यूएसएसआर की एक सोशलिस्ट कंट्री के नाम पे, वो थोड़ी कम हो गई। However, socialist ideal still enjoyed respect among its people. But socialist ideal जो है वो आज भी एक रिस्पेक्ट उसको मिलती है अपने ही लोगों के बीच में। अगर यूएसएसआर से ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ये ऐसा एक पॉइंट ऐड कर सकते हो कि यूएसएसआर एट द एंड एक बहुत ही मेजर रोल प्ले किया इसने सोशलिज्म को डेवलप करने में। इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसका रिकैप चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट डाउन कर सकते हो, शॉर्ट्स में आपको इसका रिकैप ज़रूर मिल जाएगा। एंड जैसे बहुत लोग लॉन्ग नोट्स डिमांड करते हैं, तो ये लॉन्ग नोट्स ही थे। इस वीडियो के लिए इतना, इस चैप्टर के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।